नमस्कार, मार्गदर्शन अभियान में आपका स्वागत है। ये एक अभियान है जो सिविल सेवा के चयनित अभ्यर्थी चलाते हैं और जो भी लोग इसमें एक अध्यापक के रूप में काम करते हैं वो सारे लोग वह हैं जो भारत सरकार के विभिन्न सेवाओं में विभिन्न पदों पर काम कर रहे हैं। मैं वीरेंद्र ओझा हूँ, मैं भारतीय राजस्व सेवा का अधिकारी हूँ। मैं इसमें आयकर आयुक्त के पद पर काम कर रहा हूँ। चलिए हम लोग बात शुरू करते हैं इस सिविल सेवा अभियान में। जो सबसे पहला रुकावट है वह क्या होती है? पहली रुकावट आपकी है सिविल सेवा के अभियान में, वह है आपकी प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में आपके दो पेपर होते हैं, एक होता है सामान्य अध्ययन का, एक होता है सी सैट का। सी सैट का जो आपका पेपर है उस पर आपको सिर्फ पास करना होता है, उसके मार्क्स आपको नहीं जुड़ते हैं। तो 33% मार्क्स आप प्राप्त कर लेते हैं तो आप पास हो जाते हैं। उसके बाद आपके जो भविष्य का फैसला है मुख्य परीक्षा में अपीयर होने का, वह फैसला आपका जो सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र है वह करता है। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र पे 100 सवाल आते हैं। 100 सवाल में 200 मार्क्स होते हैं और निगेटिव मार्क्स अप्लीकेबल होते हैं। तो पहली बात तो यह है कि निगेटिव मार्क्स अगर अप्लीकेबल हैं तो आपको सवालों का जवाब बहुत संभाल के करना है। अब जो अगर आपको चार में से मान लीजिए ऑप्शन ए बी सी डी चार दिए हैं, अगर चारों में आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल उसमें प्रयास न करें। इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द हेड एंड टेल ऑफ द क्वेश्चन, आप बिल्कुल उसमें टिक मत लगाइए। अगर आप चार में से लगता है तीन में एक सही है तो भी आप मत लगाइए। अगर आपको लगता है कि इस दो में से एक सवाल सही होगा, एलिमिनेशन की थ्योरी से आपने दो ऑप्शन रिजेक्ट कर दिए कि ये दो तो हो ही नहीं सकते। अब इन दोनों में से एक हो सकते हैं, आप उसी में गेस करने की कोशिश करें, उसके बियॉन्ड गेस करने की कोशिश बिल्कुल मत करें। तो पहली मेरी सलाह क्या है, अगर चार ऑप्शन ए बी सी डी में से आप बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है तो आप उस सवाल को अटेम्प्ट न करें। अगर ए बी सी डी चार ऑप्शन में आप सिर्फ एक ही ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हैं, तीन में आपको कंफ्यूजन है, आप फिर अटेम्प्ट मत करें। अगर चार ए बी सी डी ऑप्शन में अगर आप दो एलिमिनेट कर लेते हैं और दो में लगता है कि सही हो सकता है, आप वहीं पर प्रयास करें और वहाँ सही होने की संभावनाएं हो सकती हैं। दूसरा, लोग बोलते हैं कितने मार्क्स पे हमारा प्री का सिलेक्शन हो पाएगा, कितने मार्क्स पे हम प्री से मेंस में प्रवेश कर पाएंगे। देखिए, इस बात का फैसला बहुत ही मुश्किल है। इस बात को फैसले को हम देखते हैं 2016, 17, 18 के परिणामों के आधार पे। 2016 में 116 मार्क्स जीएस जनरल कैटेगरी का, 110 मार्क्स ओबीसी का, 99.34 मार्क्स एसटी का और 96 मार्क्स एसटी का। तो 2016 में इन चार कैटेगरी के मार्क्स का रेशियो ये है। आइए 2017 में जनरल का मार्क्स 105.34, ओबीसी का 102.66, एससी का 88.66 और एसटी का 88.66। 2018 में जनरल का 98, ओबीसी का 96.66, एससी का 84 और एसटी का 83.44। तो एससी और एसटी के अगर मार्क्स देखें तो ऑलमोस्ट इक्वल मार्क्स हैं। अगर आप देखें जनरल के और ओबीसी के दोनों के मार्क्स में काफी समानता है, काफी पास में है। तो पहली बात तो अगर आप इसको देखें, अगर जनरल कैटेगरीज देखते हैं तो इन 3 सालों में मार्क्स में एक बहुत बड़ा वेरिएशन हुआ है। 2016 में 116 मार्क्स, 2017 में 105.34 मार्क्स और 2018 में 98 मार्क्स। अगर आप देखें तो 3 सालों में मार्क्स में बहुत बड़ा वेरिएशन आया है। इसलिए इस वेरिएशन को ध्यान में रखते हुए मेरी पहली सलाह यह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त करने की कोशिश करें। सिविल सेवा परीक्षा का जो प्रारंभिक परीक्षा है बहुत कठिन हो चुकी है। सवाल बहुत ध्रुव आते हैं, सवाल बड़े संकल्पना के स्तरों पे आते हैं। तो पहली बात तो यह है कि आप किसी भी हालत में 125 से कम मार्क्स टारगेट न करें। अगर आपका मार्क्स 125 से कम आता है तो संभावनाएं बहुत ज़्यादा नहीं दिखती हैं सिलेक्शन होने की। हो सकता है आप ट्रैप हो जाए। इसलिए पहली बात तो यह है ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सही हो। दूसरी बात, कितने सवालों को अटेम्प्ट किया जाए, तो उसके लिए आप पहली बार कोशिश करें कितने सवाल आपके सही हो सकते हैं। मान लीजिए आपने पहले अटेम्प्ट में 50 सवाल सही कर लिए, आपको लगता है मेरे 50 सवाल एकदम सही है। उसके बाद जब दूसरा अटेम्प्ट करें
उसमें आप यह समझने की कोशिश करें कि किन किन सवालों में एलिमिनेशन थ्योरी में आप देख रहे हैं कि 2 सवालों में से एक में आंसर आ रहा है। आप सिर्फ उतना ही करें, उसके बियॉन्ड बिल्कुल ना करें। अगर आप पहले अटेम्प्ट में 30-35 सवाल ही कर पा रहे हैं जो पूरी तरह सही है, तो आपका प्रीलिम्स होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तब प्रीलिम्स होने की संभावनाएं बहुत ही कम हो गई हैं। तो आपका जो टेस्ट चेक है वो वहीं से आ जाता है कि आपने पहली बार में, पहले प्रयास में, जैसे आपको पेपर मिलता है, आप पहले प्रयास में कितने सवालों को सही करने की हालात में पहुंचते हैं। तो यह पहली मेरी सलाह है कि आप पहले ही प्रयास में ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को देखें जो सही हो सकें। दूसरा सवाल, लोग अक्सर यह कहते हैं कि प्रीलिम्स की परीक्षा के लिए पढ़ना चाहिए या प्रीलिम्स और मेंस को कंबाइंड करके पढ़ना चाहिए। प्रीलिम्स के लिए सिर्फ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप प्रीलिम्स और मेंस कंबाइंड करके पढ़ें। अगर आप प्रीलिम्स और मेंस को दोनों को मिलाकर एक साथ पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सुविधा हो जाती है अपनी एनालिसिस पावर को अप्लाई करके सवालों को ज़्यादा से ज़्यादा सही करने की। अगली एक बात, लोग हमेशा ये बोलते हैं या पूछते रहते हैं कि कितने महीने हमको प्रीलिम्स मेंस के लिए पढ़ना चाहिए। देखिए, सिविल सेवा की पूरी परीक्षा तकरीबन 2 साल की तैयारी की है। अगर आप 2 साल की तैयारी करते हैं तो 2 साल की तैयारी के बाद आप इस लायक होते हैं कि आप परीक्षा में अपीयर कर सकें। जो आप 7-8-9 लाख की भीड़ देखते हैं, जो लोग प्रीलिम्स में अपीयर करते हैं, मेजॉरिटी का कोई ताल्लुकात परीक्षा प्रणाली से नहीं होता है। अमूमन 40-50 हज़ार लोग होते हैं जो परीक्षा देने लायक होते हैं, जो परीक्षा दिया करते हैं। तो जो सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है कि तकरीबन 2 साल का समय चाहिए कि आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों पढ़ें और प्रीलिम्स और मेंस दोनों एक साथ पढ़ें। प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के आरंभ होने के पहले, जब आपका प्रारंभिक परीक्षा का एग्ज़ाम आता है, उसके 2.5-3 महीने पहले आप प्रीलिम्स की तरफ शिफ्ट करें। उसके पहले प्रीलिम्स की तरफ शिफ्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पूरी तरह से दोनों परीक्षा प्रणालियों को पढ़ने की आवश्यकता है, पढ़ने की कोशिश करें। तीसरा सवाल बोलते हैं लोग कि एनसीईआरटी की बुक्स कितनी महत्वपूर्ण है प्रारंभिक परीक्षा के और मुख्य परीक्षा के लिए। एनसीईआरटी की ओल्ड बुक्स, जो ओल्ड एनसीईआरटी है, जो अब रेफरेंस बुक्स के नाम पे मिलती है, वह बहुत अच्छी किताब है। वह अभी भी पढ़ी जाती है, उसका पढ़ा जाना जरूरी है। आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इन दोनों की एनसीईआरटीओ को पूरी तरह से रट डालिए, याद कर डालिए। अगर आपका एनसीईआरटी का सवाल गलत हो रहा है तो निश्चित रूप से आप सिविल सेवा परीक्षा की रेस से बाहर हो रहे हो। जो सवाल एनसीईआरटी में लिखा हुआ है या जो सवाल एनसीईआरटी से बन रहे हैं, उन सवालों को सही होना निश्चित है। अगर वो सही नहीं हो रहे हैं तो समस्या खड़ी हो रही है। दूसरा सवाल पूछते हैं, एनसीईआरटी के बियॉन्ड कितना पढ़ना है। देखिए, एनसीईआरटी की किताबें अब पूरी तरह से मदद नहीं कर पा रही हैं। जिस तरह से सवाल संकल्पना के स्तर पर, दर्शन के स्तर पे और एक सवाल में 3 से 4 इंफॉर्मेशंस पूछे जा रहे हैं, अब एनसीईआरटी के बियॉन्ड भी पढ़ने की आवश्यकता है। और एनसीईआरटी के बियॉन्ड आप पढ़ेंगे तभी शायद मेरे ख्याल सफलता मिल पाएगी। किताबों की अगर लिस्ट देखें तो एक तो जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, बहुत अच्छी है। जो पॉलिटी की एनसीईआरटी है, जो 11th-12th की है, वो बहुत अच्छी है आपके मेंस के एग्ज़ाम के लिए। दूसरा, 2 किताबें पॉलिटी में हैं, लक्ष्मीकांत की और डीडी बसु की। अब यह बहुत बड़ा बहस का विषय है कौन सी किताब अच्छी है। डीडी बसु किताब थोड़ा सी कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा से टफ है। लक्ष्मीकांत की किताब आसान है और वह किताब ज़्यादा ग्राह्य है, आप लक्ष्मीकांत की किताब पढ़ सकते हैं। तीसरा, एक किताब है बिपिन चंद्रा ने 5-6 राइटर्स ने लिखी है, इंडियाज़ स्ट्रगल टू द फ्रीडम, वो भी पढ़ना जरूरी है। तो आप अगर इतिहास में देखें तो 3 किताबें आपके लिए महत्वपूर्ण हो गई हैं। 4 किताबें, 3 एनसीईआरटी की, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, जो क्लास 11-12 की है। एक इंडिया फ्रीडम टू स्ट्रगल, जो बिपिन चंद्रा की है, जो हर जगह मिलती है, हिंदी में भी छपी है, इंग्लिश में भी छपी है। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की किताब बहुत ज़रूरी है, लक्ष्मीकांत की किताब पढ़ें।
और जो पॉलिटी में 11 12 की एनसीईआरटी वो पढ़ें। ज्योग्राफी के लिए आप 9th से 12th तक की ज्योग्राफी की किताब पढ़ें, 11 12 की बहुत महत्वपूर्ण है। एक माजिद हुसैन की किताब आती है ज्योग्राफी, वो भी अच्छी हुई, आप देख सकते हैं। तो ये आपका हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, ज्योग्राफी हुआ। कम ऑन द इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा डिस्कशन हमेशा होता रहता है कि इकोनॉमिक्स किस तरह पढ़ी जाए। मेरी सलाह यह है कि इकोनॉमिक्स के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश करें। अगर आपने 1 साल का न्यूज़पेपर पढ़ा तो बहुत संभावना है कि आपको इकोनॉमिक्स के मेजर पोर्शन मिल जाए। अब 1 साल का न्यूज़पेपर पढ़ने का मतलब क्या हुआ? जो 1 साल के इकोनॉमिक्स में न्यूज़पेपर आइटम्स आते हैं उनको आप पढ़ें, और जितने उस न्यूज़पेपर में 1 साल की घटनाओं में जो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट आते हैं उन सारे कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करें। मैं आपको 2-4 एग्जाम्पल देता हूँ, आपको समझना आसान होगा। जैसे आता है कि भारत में मुद्रास्फीति बढ़ रही है, इन्फ्लेशन इज ऑन राइजिंग स्ट्रीक इन इंडिया। अब इसको आप जब पढ़ा आपने सवाल, तो वो आपके न्यूज़पेपर में मान लीजिए 1 पेज का पूरा 2 पेज का आर्टिकल है, 1 पेज का या आधे पेज का आर्टिकल है, तो आप अब समझने की कोशिश की इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, स्टैगफ्लेशन क्या होता है। ये तीनों शब्द कहीं कहीं उसमें आएंगे। फिर हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन अर्थव्यवस्था को कैसे मदद करता है, क्या इन्फ्लेशन होना अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आवश्यक होता है। आपने जैसे ही दिखते, फिर आप देखिए 1950 से लेकर आज तक इन्फ्लेशन की रफ्तार क्या रही है, इन्फ्लेशन बढ़ क्यों रहा है, इन्फ्लेशन को रोका कैसे सकता है। तो आपने उस न्यूज़पेपर आर्टिकल के आपने पीछे जाना शुरू किया। जैसे ही आप उस न्यूज़पेपर आर्टिकल के पीछे जाना आरंभ करते हैं, वैसे ही आपको दिखने लगता है कौन कौन सी चीज़ें हमारे सामने दिख रही हैं। एक हम दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं। आपने न्यूज़पेपर पढ़ा कि अमेरिका और चाइना करेंसी वॉर में आ गए हैं, और चाइना ने अपनी करेंसी को मैनिपुलेट किया है। अब आपके दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए, ये करेंसी वॉर क्या होता है, ये करेंसी वॉर हो क्यों रहा है, कोई देश अपनी करेंसी को मैनिपुलेट करके डाउन क्यों कर रहा है। करेंसी का एप्रिसिएशन तो एक बात है, वो देश अपनी करेंसी को डिप्रिशिएट क्यों कर रहा है। आप वहीं से सवाल उठेगा कि करेंसी के डिप्रिशिएशन से एक्सपोर्ट में फ़ायदा होता है, और करेंसी के डिप्रिशिएशन में इंपोर्ट में नुकसान होता है। तो आपके दिमाग में तुरंत एक स्ट्राइक कर गया कि करेंसी का डिप्रिशिएशन और एप्रिशिएशन एक्सपोर्ट इंपोर्ट को इम्पैक्ट करता है। अब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट समझने की कोशिश शुरू कर दीजिए कि यह एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होता है। उसी में आपको देखिएगा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एक शब्द आएगा। आप फिर कोशिश करिए ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। भारत ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को 3-4 दशक तक बहुत तेज़ी से चलाया था, बहुत कोशिश की थी, उसका फ़ायदा हुआ थोड़ा बहुत। तो आपसे ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होता है आप फिर पढ़ेंगे। एक सवाल आप फिर पढ़ेंगे कि भारत में मुद्रा की जो वैल्यू है वह रोज़ बदलती रहती है। तो आप अगर देखेंगे तो पेपर में हमेशा मिलेगा कि आज रुपए का मूल्य यह हो गया। आप फिर समझने की कोशिश करिए कि रुपए का मूल्य कौन बढ़ाता है, कौन गिराता है। रुपए का मूल्य आरबीआई क्यों कंट्रोल करती है। आपको उसी में टर्म मिलेगा कन्वर्टिबिलिटी ऑफ द रुपीज़। आप फिर समझने की कोशिश करिए कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपीज़ क्या होती है, यह रुपीज़ कन्वर्टेबल कैसे होती है। कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट की रुपीज़ की कन्वर्टिबिलिटी क्या है। जितनी आप न्यूज़ पढ़ेंगे उतनी ही न्यूज़ आपको अंदर तह तक ले जाएगी, और मुझे बहुत संभावना दिखती है कि प्रीलिम्स और मेंस के काफ़ी सवाल आप इकोनॉमिक्स के करंट से ही पढ़ लेंगे। एक रमेश सिंह की किताब लोग बोलते हैं आप पढ़ सकते हैं, लेकिन एक बार आप न्यूज़पेपर्स पढ़ के देखिए, आपको बहुत आराम होगा। मैं लगातार एक बात की वकालत करता रहता हूँ कि सिविल सर्विसेज की परीक्षा करंट अफेयर्स ओरिएंटेड हो चुकी है। यह करंट अफेयर्स ओरिएंटेड का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो साल भर की राजनीतिक घटनाएं होती हैं, जो साल भर की सामाजिक घटनाएं होती हैं, जो साल भर की आर्थिक घटनाएं होती हैं, जो साल भर की भौगोलिक घटनाएं होती हैं, जो साल भर की प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं से सवाल बनने लग गए हैं।
यह वह इसका मतलब यह नहीं है कि उन घटनाओं के बारे में पूछा जाएगा, उन घटनाओं से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। मैं आपको फिर एग्जाम्पल देता हूँ। पिछले आप कई महीनों में देखें, मध्य प्रदेश में और कर्नाटका में सरकारें अस्थिर हुई। मध्य प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, 3 जगह सरकारें अस्थिर हुई। एक बहुत स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। विधायकों ने लोकसभा के स्पीकर को त्यागपत्र दिया, वह त्यागपत्र स्वीकार नहीं हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट गया। अब यह सवाल क्या खड़ा करता है, स्पीकर के दायित्व क्या हैं, स्पीकर के कर्तव्य क्या हैं, राज्यपाल की ऐसे समय में भूमिका क्या है, दल बदल विरोधी विधेयक क्या है, शेड्यूल 10 जो दल बदल विरोधी विधेयक है वह क्या बात बोलता है। अब इन तीनों चारों चीज़ों को जोड़ के सवाल बन जाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल और देता हूँ। अगस्त 2019, इन अगस्त 2019 केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया जम्मू कश्मीर के संदर्भ में। धारा 370 में उन्होंने संशोधन किया, जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन किया और उन्होंने कश्मीर को एक विधानसभा दी, कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया, जम्मू को और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। अब यहाँ से 3-4 प्रश्न खड़े हो गए। एक, यह जो केंद्र राज्य का एक पुनर्निर्माण करता है वह संविधान में कहाँ लिखा हुआ है? क्या केंद्र राज्यों का रीऑर्गेनाइजेशन कर सकता है? अगर कर सकता है तो संविधान के किस प्रावधान के तहत? क्या धारा 370 को समाप्त किया जाना या उसमें संशोधन किया जाना क्या संसद के अधिकार में आता था या नहीं आता था? अगर आता था तो संसद के अधिकार में किस संविधान के अनुच्छेद के तहत आ रहा था? ये 35A क्या है जो लगातार इतने सालों तक बहस में चलता रहा? जम्मू कश्मीर में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत इतनी ज़्यादा जो संविधान की धाराएं अप्लाई गई उसका आधार क्या है? जम्मू कश्मीर की तरह का विशेषाधिकार भारत के और किन राज्यों के पास है? अगर वैसा विशेषाधिकार नहीं है तो उसके आसपास का कैसा विशेषाधिकार है? जितना ही आप इसमें तह में जाएंगे आपको सवालों की श्रृंखला मिलती आएगी। फिर आप देखेंगे क्या जो संविधान में संशोधन किए जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर संविधान में संशोधन किया गया या नहीं किया गया? अगर संशोधन किया गया तो संशोधन किस तरह से किया गया? जितने भी आप इस तरह के प्रश्न देखेंगे, विचार करेंगे, आपको मटेरियल मिलेगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको परीक्षा में सवाल मिलेंगे। मैं आपको एक और सलाह दूंगा। पिछले आप 10 से 12 साल के सिविल सर्विसेज प्रारंभिक परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है आप निकालिए। आप उस प्रश्न पत्र को आप पढ़ना शुरू करिए, उस प्रश्न पत्र को सॉल्व करिए। हर प्रश्न में आप पाएंगे 3 से 4 सवाल समाहित होते हैं। आप उन सवालों को एक्सपेंड करिए। तो मान लीजिए आपने 10 साल का पेपर सॉल्व किया, 10 साल के पेपर मान लीजिए 1000 क्वेश्चन है। अगर आपने हर क्वेश्चन में 4, 5, 6 क्वेश्चन बनाए तो आपको 5-6 हज़ार सवाल बन गए। और आप यकीन मानिए उस 5-6 हज़ार सवाल में से 10 से 15 सवाल आपको पक्का मिलेंगे। चलिए उसको मैं एक एग्जाम्पल की तरह समझने की कोशिश करते हैं। मान लो एक सिंपल सा सवाल है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? ऑप्शन क्या आया? 1885 में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? ऑप्शन क्या आया? बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद। मेरे 4 ऑप्शन आ गए। अब आप इस सवाल को तोड़िए। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? किस शहर में हुआ? उस शहर के किस जगह हुआ? उसमें कितने प्रतिनिधि भाग ले रहे थे? उस अधिवेशन में कितने प्रस्ताव पास हुए? 4-5 सवाल हो गए। अब आइए उसके ऑप्शन में, बम्बई, कलकत्ता, इलाहाबाद, मद्रास। अब आप देखिए, पता करिए कि कितनी बार बम्बई में अधिवेशन हुए, कितनी बार कलकत्ता में हुए, कितनी बार मद्रास में हुए। इस चलिए हम एक सवाल और बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं था? ए महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी दादा भाई नौरोजी, डी गोपाल कृष्ण गोखले। अब आपने यह 4 नाम पढ़े। अब आप इसको कैसे बनाएंगे? अब आप पहले तो ये जानिए चारों लोग कहाँ कहाँ अध्यक्ष थे। एक आदमी अध्यक्ष नहीं था, बाल गंगाधर तिलक अध्यक्ष थे, बाकी तीनों अध्यक्ष थे। अब आप देखिए तीनों आदमी कहाँ कहाँ अध्यक्ष हुए। वह अध्यक्ष हुए वह कौन कौन सा अधिवेशन था,
वहाँ पर महत्वपूर्ण प्रस्ताव कौन कौन से पास हुए। बाल गंगाधर तिलक ऐसा बड़ा नेता कांग्रेस का अध्यक्ष क्यों नहीं बन पाया। जैसे ही आपको इसको एक्सपैंड करेंगे वैसे ही एक्सपेंशन बढ़ता जाएगा, वैसे ही सवालों की श्रृंखला बढ़ती जाएगी। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लो कि सवाल आता है असहयोग आंदोलन पर कि गांधी जी ने 1920 का असहयोग आंदोलन किस किस किस, किस एक्ट के खिलाफ शुरू किया था। मान लो 3-4 एक्ट का नाम ले दिया। अब आप देखिए 1920 का था, 1930 में किसके खिलाफ था। तो असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा में फर्क क्या है, दोनों के बीच संबंध क्या है, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन क्या है। जितना ही आप इसको एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे उतना ही आपको मदद मिलेगा और 12-15 सवाल आपको निश्चित रूप से मिलेंगे। एक पोर्शन है साइंस का। साइंस में बहुत ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लास 6 से 10 तक की साइंस में आप वही पढ़ें जो आपके जीवन में उपयोग होता है। साइंस में कॉन्सेप्चुअल चीज़ बहुत कम पूछी जाती है, ज़्यादातर पूछते हैं साइंस का आम जीवन में इस्तेमाल। तो साइंस का आम जीवन में कितना इस्तेमाल है इसको आप तैयार करें, आपका साइंस में काफ़ी काम हो जाएगा। और एनसीईआरटी की क्लास 6 से 10 तक की साइंस की बुक बहुत अच्छी है, आप उसको पढ़ सकते हैं। मैं हमेशा कहूँगा अब ओल्ड एनसीईआरटी बुक पढ़ें इन प्लेस ऑफ द न्यू एनसीईआरटी बुक। यह मेरी पहली श्रृंखला थी आपकी प्रारंभिक परीक्षा 4 अक्टूबर को लेकर। हमारा मार्गदर्शन पे एक अभियान चल रहा है, हम एक निःशुल्क लोगों को सहायता प्रदान कर रहे हैं। आप ऑनलाइन आईएएस क्लासेस बाय वीरेंद्र के साथ ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे 300 से ज़्यादा लेक्चर उस पर लोडेड हैं, आप पढ़ सकते हैं। और 2020 का सिलेबस उसमें पूरा हो चुका है, 2021 की क्लासेस शुरू हो गई हैं। आप लोग जरूर ज्वाइन करें, देखें। और मैं अंतिम बात जरूर कहूँगा, प्रारंभिक परीक्षा बहुत टफ है, बहुत कठिन है। उसका कारण क्या है कि सवाल बड़े संकल्पना के स्तर पे आते हैं और उसके लिए मेहनत की आवश्यकता है। धन्यवाद, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।